अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्क की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें। आपको ये बताएंगे कि बाकर खानी मोहब्बत की दास्तान कैसे है, रेलवे का सकाफती विरसा कहाँ मौजूद है, जमी हुई झील में बर्फ के बुलबुले कहाँ बन गए, अनदेखा पाकिस्तान में सैर कराएंगे उस इलाके की जहां सदियां ठहर गई। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली जैदी में ठन गई। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी में अली जैदी का रवैया मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह ने खत लिखकर वज़ीर आज़म को शिकायत लगा दी। वफाकी वजीर का जवाबी खत इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लिखा, तरक्याती स्कीम्स का पूछना मेरा इस्तेहकाक है, मगर वज़ीर आला कहते हैं आपको जवाब दे नहीं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। शहर कायद के मसाइल कब और कैसे हल होंगे? कराची में तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए कायम कमेटी मुश्किलात का शिकार। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर अली जैदी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। मुराद अली शाह का वजीर आजम को शिकायती खत, वफाकी वजीर ने भी फौरी जवाब दे डाला। वजीर आजम के नाम खत में वजीर आला सिंध ने शिकायत की कि 16 जनवरी को कराची में कमेटी इजलास के दौरान अली जैदी ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया। वफाकी वजीर का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। बतौर वजीर आला एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ। वफाकी वजीर बहरी अमूर के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह के खत पर अली जैदी का भी फौरी जवाबी इकदाम। वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर वजीर आला सिंध के तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने ये सवाल उठाया था कि कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और SPCA को जिलाई सतह पर मुंतकिल क्यों नहीं किया जा रहा। मुराद अली शाह ने कहा आपको जवाब दे नहीं। वजीर आला के ताखीरी हरबों के बायस कराची के तरक्याती काम ठप है। साई सरकार सिर्फ करप्शन में मसरूफ है। कमेटी की तजावीज़ पर कोई अमल नहीं हो रहा। मुराद अली शाह को वफाक और कौम से किए गए वादों की पासदारी का पाबंद बनाया जाए। वजीर आला सिंध के वजीर आजम को शिकायती खत पर अली जैदी कहते हैं विफाक ने उन्हें कमेटी में नुमाइंदा बनाकर भेजा है। सूबे में जो काम नहीं हो रहे वो तो सवाल करेंगे। बोले कि मुराद अली शाह ने मीटिंग में उन्हें कहा था कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। माजरा कोई नहीं हुआ था। बहुत सारी मीटिंग हुई हैं और बड़ी प्रेजेंट मीटिंग हो रही थी। ये भी ठीक हो रही थी मीटिंग, इसमें कोई इशू ही नहीं था। मुझे तो मैंने आखिर में इनसे कहा कि फिर ये भी मिनट पे रिकॉर्ड कर ले कि ये डिवॉल्व कब होंगी ऑर्गेनाइजेशन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, सिंध वाटर वेस्ट, इनको आपने कमिट किया है कि ये डिवॉल्व होंगी डिविजनल लेवल पे। और ये पिछले 7 महीने से 6 महीने से वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं ना उन्होंने ये अभी तक किया नहीं। तो मैंने कहा सर इसको मिनट कर दें, टाइम लाइन में डाल दें अपनी मिनट्स में कि किस कब करेंगे। तो आगे से जवाब देते हैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। मैंने इनको कहा कि सर ये आप जवाब दे दें मुझे इसका, आपने कमिट किया। दोबारा कहते हैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। जब उन्होंने 2-3 दफा ये कहा तो फिर मैंने कहा मैं यहाँ झक मारने तो नहीं आता यहाँ पे। मतलब आप एक इलेक्टेड मेंबर हैं, मैं आपके सूबे से इलेक्ट होकर आया हूँ, एक कमेटी बनी है, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन के लिए उस कमेटी में डाला है। तो फिर मैं उस मीटिंग में झक मारने आया था, मैं उठ के चला गया। उनको मैंने कहा आपकी मुनाफिकत मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप दुनिया को बेवकूफ बना ले, मुझे नहीं बनाया, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। बात खत्म हो गई। अब अगर उन्होंने खत लिखा है इसके बाद तो उनको जवाब भी फिर उसी तरह मिलेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद गनी ने कहा है कि कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में वफाकी वजीर अली जैदी और वज़ीर आला सिंध के दरमियान तल्ख कलामी हुई, मगर गालम गलोच नहीं हुई। सवाल यह है कि कॉन्फिडेंशियल लिखा गया खत मीडिया पर कैसे आया। मीटिंग में मौजूद था। गालम गलोच तो नहीं थी, इसको गालम गलोच तो नहीं कह सकते, तलखी ज़रूर थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ख़त लिखा वो मैंने भी नहीं देखा था। मैंने आज देखा है जब वो मीडिया के ज़रिए सामने आया है। और उस ख़त के ऊपर आप देखें तो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से हमारी जानिब से इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। और अगर एक मीटिंग में कोई तलखी हुई भी थी तो हमने उसको किसी के साथ बाहर शेयर नहीं किया। चीफ मिनिस्टर साहब का वो ख़त जो वज़ीर आज़म साहब को लिखा गया था और जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है वो मीडिया को दिया गया, और उसके जवाब में कोई ख़त साहब ने ख़ुद लिखा उसको भी मीडिया पर जारी कर दिया गया। और चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कराची वालों को कम गिनना है। ये पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। इमरान खान मर्दमशुमारी पर यू टर्न लें और दोबारा मर्दमशुमारी करवा लें। अगर हमें नज़रअंदाज किया गया तो फिर आइंदा होने वाले हालात के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कराची वालों को कम गिनना है। ये कराची वालों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। नादरा के ने जब 2 करोड़ 40 लाख शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे, तो ये कौन अफलातून है जो कराची को 1 करोड़ 60 लाख गिन रहा है? कराची को सही गिनोगे तो 21 सीटों के बजाय 40 MNA की सीट होगी यहाँ पर, 44 प्रोविंशियल असेंबली की सीटों के बजाय 80 प्रोविंशियल असेंबली की सीट होगी यहाँ पर। अगर आप हमें इग्नोर करोगे तो फिर जो है वो फिर इस शहर में जो कुछ होगा हम उसके जिम्मेदार नहीं है, मुस्तफा कमाल उसका जिम्मेदार नहीं है, PSP के लोग उसके जिम्मेदार नहीं है और कराची के लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम इस पर अपनी जान देने के लिए तैयार। इस वाली बात, अगर ये रियासत मुझे गिन नहीं सकती तो फिर नहीं जीना। फिर वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं महकमा रेलवे में 1200 अरब रुपया डूब गया। वजीर आजम को इस बारे में आगाह कर दिया है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले सिग्नल्स के मंसूबे में करप्शन हुई है। चेयरमैन नैब रेफरेंस का 1 हफ्ते में फैसला सुनाए, जो करप्शन में मुलव्विस है उनको फांसी पर लटकाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 10 दिन पहले मैंने 3 पेपर दिए और उनको कहा कि 1.2 ट्रिलियन रुपया अभी तक पाकिस्तान का इस रेलवे के अंदर डूब चुका है। कम से कम जो है मुझे 9 महीने 1 साल दें और देखें कि क्या क्या तब्दीली हो रही है। 2 हफ्ते पहले नेब के चेयरमैन से जाके मिला और उनको मैंने कहा कि सिग्नल को ठीक करने का प्रोजेक्ट 2008 में शुरू किया गया और 2012 के अंदर 95% या 96% मुकम्मल किया गया। उसके अंदर करप्शन हुई थी, बेकायदगियां हुई थी, इर्रेगुलरिटीज थी, उसके ऊपर 3 नेब के करप्शन है। खुदारा इसका फैसला जो है मेहरबानी करके हफ्ते के अंदर कर दें। जिस अफसर ने चोरी की है, करप्शन की, उसको फांसी लगाएं। मेरी ट्रेनें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लेट हो रही हैं इसकी वजह से। सेफ्टी का सख्त बड़ा प्रॉब्लम है। और लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ स्मगलिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने राना सनाउल्लाह के वकील की इस्तदा पर फर्द जुर्म की तारीख मौखिर कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि PTI ने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए इंडिया और इसराइल से पैसा लिया। फॉरेन फंडिंग पर बनने वाली जमात को बैन किया जाए। 3 साल से चोर का शोर बचाने वाला चोर जो है वो अब पकड़ा जा चुका है। अब इस चोर का यौम हिसाब जो है वो आया चाहता है और इसने जो इसराइली लॉबी से और इंडियन लॉबी करने वाली फर्मों से जो इसने पैसा लिया और पैसा लेके इस मुल्क की सियासत पे खर्च किया। इलेक्शन कमीशन में इनका इस चोर का इतराफ़ जुर्म जो है वो मौजूद है। वहाँ पे इसने इतराफ़ किया है कि ये सारा कुछ हुआ है, पैसे फंड्स वसूल किए हैं, लेकिन ये जो है वो मेरे एजेंटों ने किया है। एजेंट कौन है? वो कंपनीज एजेंट हैं जो इसने खुद बनाई है। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत से मुतालिक एक बार फिर वजाहती बयान जारी किया है। तर्जुमान का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी का इजलास तमाम फरीकैन की मौजूदगी में होता है। कमेटी की खुली समाअत बिल्कुल नहीं होगी। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमीशन में केस की खुली समाअत की जाएगी। पहले रिकॉर्ड दो फिर जवाब लो। अदनान गिलानी की बतौर CEO LNG मुबैना गैर कानूनी तैनाती की नैब तहकीकात की बात करें तो शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब सवालनामे पर तफ्तीशी टीम को जवाब लिख दिया। मजीद बात करते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, जवाब लिख दिया गया है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? देखिए, गुज़श्ता माह नैब की जानिब से एक नया सवालनामा भेजा गया था साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को और उनसे सवालात पूछे गए थे। 4 सवाल पर मुश्तमिल ये सवालनामा था और ये कहा गया था कि आपने अदनान गिलानी को बतौर CEO कैसे तैनात किया पाकिस्तान LNG लिमिटेड, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन एतराज़ात भी आयद कर चुकी थी। इस पर पहले तो शाहिद खाकान अब्बासी ने एक खत लिखकर 24 जनवरी तक की मोहलत मांगी थी कि वो बैरून मुल्क हैं और वापस आकर जवाब दे दें, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने दोबारा नैब से रब्ता किया और ये कहा है कि अब चूंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ और मेरी रसाई भी नहीं है पेट्रोलियम डिवीजन के रिकॉर्ड तक, लिहाजा आप मुझे अगर रिकॉर्ड फराहम करेंगे तो उसी की रोशनी में मैं आपके सवालनामे का जवाब दे पाऊंगा। शाहिद खाकान की जानिब से ये जवाब दिया गया है एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी की टीम को। तो हम नैब की जानिब से अभी मजीद रब्ता नहीं किया गया शाहिद खाकान अब्बासी से, लेकिन उनको सवालनामा भेजा गया था रिकॉर्ड की तो मौजूदगी पर उनकी जानिब से उसका जवाब नहीं दिया जा सका है। सही, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने मरियम नवाज को चैलेंज दे दिया। कहा, नून लीग साबित करे पार्टी अकाउंट में पैसा कहां से आया।
बिलावल भुट्टो को पर्ची चेयरमैन का खिताब देते हुए याद दिलाया कि अपनी वालदा की किताब पढ़ें जिसमें साफ लिखा है नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को कि आपने फजलुर रहमान ने इसराइली फंडिंग अब साबित करके दिखानी है। आप अपनी पार्टी के अकाउंट्स का हिसाब इस वजह से नहीं दे पा रहे कि आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर जो है वो फॉरेन फंडिंग आई हुई है। आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया हुआ है। आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर किकबैक्स का, कमीशन का पैसा आया हुआ है। आपकी पार्टी के फंड के अंदर ठेकेदारों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं। बिलावल साहब अपनी आंखें खोले, अपनी वालदा की किताब पढ़ें। पर्ची चेयरमैन सफा नंबर 201 के अंदर ये फॉरेन फंडिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ली हुई है उसामा बिन लादेन से। को शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने से पहले, कौम को गुमराह करने से पहले। फजलुर रहमान साहब 19 जमातों को नोटिस जारी हो गया है। 24 फरवरी को आपने भी अपनी चंदे की रसीदें दिखानी है। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान को 26 जनवरी को तलब कर लिया है। जियाउर रहमान पर गैर कानूनी भर्तियों, सामान की खरीदो फरोख्त में खुर्द और आमदन से जायद असासों का इल्जाम है। साबिक चीफ सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर को भी तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे 2007 में जियाउर रहमान को गैर कानूनी तौर पर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल करने की तहकीकात होंगी। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख के अकाउंट्स जुज़वी बहाल कर दिए और फैसले में नैब इख्तियारात से मुताल्लिक तशरीह भी कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, इस खबर की तफसील क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख के अकाउंट्स जुज़वी बहाल कर दिए हैं और फैसले में नैब इख्तियारात से मुताल्लिक तशरीह भी कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। जी देखिए, अहम फैसला सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और तशरीह कर दी गई है नैब के जो इख्तियारात थे लोगों के अकाउंट्स मुंजमद करने के हवाले से। और अदालत ने यह करार दिया कि सिर्फ एक सेक्शन को बुनियाद बनाकर नैब जो लोगों के अकाउंट्स मुंजमद कर देता है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि पहले चेयरमैन नैब की मंजूरी ली जाए और उसके बाद एहतसाब अदालत से उस फैसले की तौसीक भी करवाई जाए। और ये साथ करार दिया गया है कि नैब का कानून तो ये भी कहता है कि 30 दिन के अंदर करप्शन केस का फैसला हो, लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। ऐसे में सिर्फ अकाउंट्स मुंजमद करने वाली सेक्शन 23 पर अमल दरामद से लोगों का नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। कल को अगर वो बरी हो जाएं तो किसी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं जवाबी कर सकते, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस नैब अफसरान और चेयरमैन नैब को तहफ़्फ़ुज़ देता है इस सारे मामले के ऊपर। ये एक तफसीली फैसला सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जस्टिस आमिर फारूक ने इसे तहरीर किया और इसमें तमाम इख्तियारात की तशरीह कर दी। ठीक है सुहेल रशीद, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि शेखुपुरा में गैंग रेप के मुल्जिमान पुलिस हिरासत से फरार हो गए। दौरान डकैती लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान को बचाने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी और दोनों मुल्जिमान जुनेद और परवेज को छुड़ा कर ले गए। टीपीओ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और फैसलाबाद में घर से मियां बीवी की लाश मिली है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि खातून की लाश छत से लटकी हुई थी। तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इब्तदाई तौर पर यह मामला खुदकुशी का लगता है। मामले की तफ्तीश अभी जारी है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में कंपनी को 17,50,000 रुपए का चूना लगाने वाले को पुलिस ने धर लिया। मुलजिम प्रताप ने रकम छिन जाने का ड्रामा रचाया था। एसपी मलिर के मुताबिक मुलजिम ने अपने ऑफिस की रकम खुर्द बुर्द करके 15 पर लुट जाने की इतला दी। दौरान तफ्तीश डकैती के शवाहिद नहीं मिले। रकम मुलजिम के घर से मिल गई। कंपनी के मालिक की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में चंद रोज की सफाई के बाद मुख्तलिफ शाहराहों और इलाकों में फिर से कचरा जमा होने लगा है। आयशा अता फैसल टाउन में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। आयशा, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप इस वक्त फैसल टाउन में? अच्छा, बिल्कुल बागों का शहर लाहौर एक बार फिर से कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। ये सिर्फ कचरा ही नहीं है बल्कि अब ताफुन का बाइस भी बन रहा है। चंद रोज़ कबल इंतज़ामिया जो थी वो हरकत में आई। शहर के पोश इलाकों में और मारूफ शाहराहों पर जो है वो भारी मशीनरी लगाकर कूड़ा करकट के ढेर जो है वो उठाए गए। लेकिन सूरत हाल एक बार फिर से पहले जैसी जो है वो हो गई है। अभी इस वक्त मैं फैसल टाउन में मौजूद हूँ। ये रिहायशी इलाका भी है, साथ ही साथ कमर्शियल इलाका भी है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि कितना कूड़ा करकट जो है वो मौजूद है। शहरी जो है वो खासे मुश्किलात से जो है वो 2-4
लाहौर भी हैं और यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि खुदारा कचरे को जो है वो साफ किया जाए ताकि ये भी सुख का सांस ले सकें। गुज़श्ता कई दिनों से देखा यह जा रहा है कि शहर लाहौर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में भी पहले नंबर पर आ रहा है। इसीलिए इसी तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की निस्बत भी इसका पहला नंबर ही है आलूदगी में। लेकिन अब ज़मीनी आलूदगी के लिहाज से भी लाहौर जो है वो लगता है कि इसकी सूरत हाल बदलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा करकट फेंकने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनको साफ करने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ताफुन फैलाने वाला ये कचरा जो है वो अगर नहीं उठाया जाता तो यकीनन ये बहुत सी बीमारियों का सबब भी बन सकता है। जी आयशा, अपडेट करिए, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत को लाहौर की सफाई के लिए नई कंपनीज की तलाश है। असलम इकबाल कहते हैं 12 कंपनीज ने पेशकश जमा करा दी है, 1 माह में सफाई का नया मॉडल ले आएंगे। 12 के करीब कंपनी आई हैं जिनकी अभी टेक्निकल जो है वो बिड खोली है, इन्होंने फाइनेंशियल बिड खोलनी है। जैसे ही वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है एज़ पर पेपरा रूल्स के तहत, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक सस्टेनेबल मॉडल बनाकर दिया जाए, कम से कम पैसों के अंदर लाहौर की सफाई को बेहतर अंदाज में किया जाए। मेरा क्लेम है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो सफाई लाहौर की 14 बिलियन से ज़्यादा में होती रही है उसे कम से कम पैसों में किया जाए और इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि जिससे लाहौर भी साफ सुथरा नजर आए, लोगों के पैसे भी बचे और वही पैसे फिर हम हेल्थ और एजुकेशन और अपनी दूसरी चीज़ों के ऊपर लगा सकें। वालिदैन वो नेमत हैं जिनका साया सर पर ना हो तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ पेशावर में 4 कम उम्र बच्चों के साथ जो एक छोटे से तारीक कमरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। वालदा की ममता, ना ही सर पे बाप का साया। ये है पेशावर के 4 ऐसे बदनसीब भाई जिनकी किस्मत में महज अंधेरे ही अंधेरे हैं। दादी के साथ किराए के एक कमरे में मुकीम इन बच्चों की जिंदगी है बेबसी की अमली तस्वीर। हमारे माँ बाप फौत हो चुके हैं, हम यहाँ पर किराए के एक कमरे में रह रहे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। माश के मुस्तकिल वसीले से महरूम बच्चों की कफालत का बीड़ा उठाया है बड़े माजूर बाई ने, जो मांग तांग कर पाल रहा है अपने छोटे भाइयों का पेट। बच्चों को पढ़ाई का भी है शौक, मगर शौक की तकमील में हायल है माली मुश्किलात। ये मेरे छोटे छोटे भाई हैं, ये पढ़ने का शौक रखते हैं लेकिन गुर्बत के बाइस पढ़ नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई पढ़ें। जिंदगी की तारीकियों से निकलने के लिए बच्चे मुंतजिर हैं किसी मसीहा के। वालिदैन के साया और शफकत से महरूम ये बच्चे मोहब्बत और तवज्जो के तलबगार हैं और किसी मसीहा के मुंतजर हैं। कैमरामैन असद अली के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। तो लाहौर वाले ग्वाल मंडी की 8 बनों वाली तंदूरी बाकर खानी नाश्ते में बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी कम लोग ही जानते हैं। इस रात से पर्दा उठा रही हैं शाहीन शहजादी। ग्वाल मंडी की गलियों में मिराजुद्दीन की 8 दहाइयाँ पुरानी दुकान पे नान भाई जब तंदूरी बाकर खानी का आटा तैयार करते हैं तो हर तह में घी के साथ बंगाल के जरनैल बाकर खान और शाही रकासा खानी बेगम की मोहब्बत की दास्तान भी गूंदी जाती है। नवाब सिराजुद्दौला की दौरे हुकूमत में एक जनरल था जिसका नाम था बाकर खान, जो उसके शाही खानदान में ना एक रकासा थी जो उसको पसंद करता था, उसका नाम था खानी बेगम। और उस दरबार में एक शाही अफसर रहता था जो उसको भी वो भी पसंद करता था खानी बेगम को, वो उसको नहीं पसंद करती थी। नान भाइयों के मुताबिक जब दरबान अफसर खानी बेगम को हासिल ना कर पाया तो अपनी मौत का झूठा ड्रामा रचाकर बाकर खान और खानी बेगम को सजाए मौत दिलवा दी। नान भाइयों को जब पता चला तो उन्होंने ना उनकी याद में इस रोटी को बाकर खानी के नाम से मंसूब कर दिया। ये रोटी बाकर खान और खानी बेगम की मोहब्बत की एक निशानी है जिसे ये बाकर खानी कहते हैं। वक्त गुजरता गया, दूध और घी से तैयार होने वाली खस्ता बाकर खानी
बंगाल के मुगलिया किचन से निकलकर लाहौरियों के नाश्ते की पहचान बन गई। पहले ज़माने में बाराती जब आती थी, ठहरती थी, तो उनको चाय और बाकरखानी से उनका नाश्ता करवाया जाता था। 25 रुपए में एक तंदूरी बाकरखानी शहरियों के नाश्ते की जीनत बनती है। बाकर खान और खानी बेगम की मोहब्बत तो अमर हो गई, मगर बाकर खानी का खुशबूदार जायका लाहौरियों के मुंह से आज भी नहीं छूटता। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। बाकर खानी की असल कहानी तो आपने सुन ली। अब आपको ये बताते हैं कि रेलवे का सकाफती विरसा कहाँ मौजूद है और किसने इसे महफूज किया, बता रहे हैं शायान सलीम। कहानी है एक ऐसे खानदान की जिसमें 3 नस्लों से एक ही जैसा शौक चलता हुआ आ रहा है। वो शौक क्या है, उसके लिए बरतानवी दौर के इस घर में चलते हैं। ये घर डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे कराची का है, जहां रेलवे की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी तारीख बिखरी पड़ी है। नायाब घड़ियां, टेलीफोन्स, मुख्तलिफ इक़साम की दिलकश लालटेन, और 18वीं सदी में रेलवे के इस्तेमाल में रहने वाली कई अशिया इस घर की जीनत है। अदनान के खानदान का ताल्लुक रेलवे से है और वो अपने वालिद के साथ इस कीमती असासे को महफूज बनाने के मिशन पर है। मेरे वालिद साहब ने रेलवे में खिदमत अंजाम दी, 40 साल क्लॉक रिपेयर के, जो 1875 की, और आज भी वो अपनी सही हालत में, मौजूदा हालत में वर्किंग कर रही है। विरासत से मिलने वाले इस शौक की इंतहा तो देखिए। किसी माली सपोर्ट के बगैर बाप बेटे ने ये तारीखी म्यूजियम बनाया। इस मकसद के लिए डीएस रेलवे ने बालाई मंजिल के 2 कमरे दिए। चीज़ें हमने मट्टी के अंदर से निकाली, दबी हुई, तो वो हम निकाल के, ये जो अब आप इस हालत में देख रहे हैं, ये इस हालत में नहीं थी, ये बनाई गई हैं अनथक मेहनत से। कराची क्लब से कुछ फासले पर बने इस मुनफरिद म्यूजियम में आने का कोई टिकट नहीं। दोपहर में म्यूजियम का दौरा किया जा सकता है। इन चीजों के कदरदान ना होने के बराबर है, मगर जिन्हें इन सब की कदर है उनके लिए ये खजाने की हैसियत रखता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। वेलकम बैक। तो मुतालबा है पुराना, लेकिन एहतजाज का अंदाज है नया। KMC के फायर फाइटर्स ने सड़कों पर एहतजाज के बजाय आग बुझाने वाली गाड़ियों पर ही एहतजाजी बैनर्स लगा दिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, इस मुनफरिद एहतजाज के हवाले से बताइए। देखिए, अपना गम दूसरों के जख्मों पर मरहम, यही सोच लिए फायर फाइटर्स ने एक बेहतरीन मिसाइल कायम कर दी है। अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसका मुनफरिद अंदाज आपको मैं दिखाऊंगा कि जहां पर आग लगी है, यहाँ पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आग भी बुझाने में मसरूफ़ है, और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं जो कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए बैनर लगा दिए हैं। हम बात करेंगे फायर फाइटर हैं दिलदार अहमद, उनसे। दिलदार अहमद, क्या कहेंगे, आपने ये सोच क्यों अपनाई? मसला ये है कि हमारा 25 माह का ओवर टाइम हमसे 2009 से हमारा रुका था, रुकते 2 ओवर टाइम से होते होते ये 25 माह का हो गया है, और अपने हमारा रिटायरमेंट मर जाते हैं, उनके वाजबात नहीं मिल रहे हैं, हमें हमारे रिटायरमेंट अफराद के वाजबात नहीं मिल रहे हैं। दिलदार अहमद की बात सुनी, और यही जो जज्बा है, जो महकमा फायर ब्रिगेड का अमला है, सबका ही यही जो है वो जज्बा है कि जो शहर में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी भी, लोगों के जानी और माली नुकसान को भी जो है वो बचाएंगी, लेकिन अपना एहतजाज सड़कों पर नहीं करेंगे, महकमा फायर ब्रिगेड के बाहर नहीं करेंगे, बल्कि जहां जाएंगे वहां पर इनकी गाड़ियों में ये बैनर आवेजा होते हैं और ये अपना एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेहमान टीम ने 5 रोज तक कराची जिमखाना में प्रैक्टिस और आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद प्रैक्टिस का आगाज किया। जनूबी अफ्रीकी कोच और कप्तान ने मैच की विकेट का मुआयना किया। स्लिपर कैचेस की प्रैक्टिस भी की गई। कौमी टीम मुसलसल तीसरे रोज नेशनल स्टेडियम में इन एक्शन हुई। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। हेड कोच ने लेक्चर भी दिया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। और अभी आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों ने बर्फ की माला पहनना शुरू कर दी।
मद्देनिगाह सफेदा ही सफेदा। मानसहरा से लेकर दीर बाला तक बालाई इलाके बर्फ में ढक गए। सयाहती मुकाम शोग्रान नारान में रात गए से बर्फबारी जारी है। शोग्रान में अब तक 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। वादी सरन और वादी कागान के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। दीर में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कहीं बच्चे मौज मस्ती करते नजर आए तो कहीं अपने घरों की छत से बर्फ की मोटी तह हटाने में मसरूफ हैं। लवारी टनल, डोक दर्रा, कुमराट और दुबंदू में 5 से 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टनल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बरकरार रखने के लिए इंतजामिया भी मुतहर्रिक है। ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की गई है कि स्नो चेन का इस्तेमाल करें। आज़ाद कश्मीर के शहरी इलाकों में बारिश, जबकि देही इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मलका कोहसार ने भी बर्फ की माला पहन ली। तेज हवा के साथ हल्की बारिश ने मौसम को मजीद रंगीन बना दिया।